Hello guys, my name is Sukhpreet and I welcome you to the Unlimited Fun with Humanities. So today we are going to start with a very fresh chapter that is International Organizations, जिसको आप यूनाइटेड नेशंस के नाम से भी जानते हैं। अब इस चैप्टर में सीबीएसई ने कुछ टॉपिक्स को ऐड कर दिया है। वो कौन से टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। यूनेस्को एंड ILO, इन टॉपिक्स को ऐड किया गया है सीबीएसई के द्वारा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में यही था कि हम ये टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे। अब अगला स्लाइड देखो, लेबनान क्राइसिस। लेबनान क्राइसिस क्या है इससे पहले समझो कि यूनाइटेड नेशंस क्या है। व्हाट इज़ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। व्हाट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करेंगे। दो बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम पप्पू है, एक बच्चे का नाम राम है। अब पप्पू और राम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। किस चीज़ को लेकर लड़ाई हुई? पेंसिल को लेकर लड़ाई होगी। उन्होंने पेंसिल को लेकर झगड़ा करना शुरू कर दिया, ठीक है। पप्पू कहता पेंसिल मेरी है, राम कहता नहीं पेंसिल मेरी है। पप्पू ये कह रहा है पेंसिल मैं यूज़ करूँगा, राम ये कह रहा है पेंसिल मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। इतने में शाम आता है, ठीक है। इतने में शाम आ जाता है, एक बहुत समझदार बच्चा। शाम समझाता है पप्पू को भी और राम को भी कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इतने बड़े बड़े बच्चे हो, तुम पेंसिल को लेके क्यों झगड़ रहे हो? पेंसिल चाहिए ना, तुमको भी पेंसिल चाहिए, पप्पू तेरे को भी पेंसिल चाहिए, राम तेरे को भी पेंसिल चाहिए, तो तुम पेंसिल को शेयर कर दो। शाम कहता है जाकर कि तुम पेंसिल को शेयर कर दो। आधे टाइम के लिए पप्पू ये पेंसिल को यूज़ कर दे, आधे टाइम के लिए राम ये पेंसिल को यूज़ कर दे, ठीक है। इससे इन दोनों के बीच में, राम और पप्पू के बीच में झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। शाम ने अपनी एडवाइस दी, इस पेंसिल को शेयर करने को बोला, तो क्या हुआ? राम और पप्पू के बीच में झगड़ा नहीं हुआ। समझ गए? उन्होंने पेंसिल को शेयर करना शुरू कर दिया। सिमिलर सी बात है बच्चे, यूनाइटेड नेशंस एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये भी यही कोशिश करता है कि दो कंट्रीज के बीच में किसी भी मुद्दे को लेके लड़ाई ना हो, वो नेगोशिएशन से ही, बातों से ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, झगड़े ना, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज मत करें। समझ गए? दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस। यही यूनाइटेड नेशंस का मेन ऑब्जेक्टिव है। इंडिया और पाकिस्तान को लेके क्या प्रॉब्लम है? कश्मीर इशू। तो यूनाइटेड नेशंस ने हमेशा यही कोशिश की कि ये जो वॉर है कश्मीर के वजह से इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई ना हो जाए, ये आराम से ही नेगोशिएशंस करें। मीन्स सरल सटीक तरीके से बताऊं कि यूनाइटेड नेशंस का मेन काम क्या है? यूनाइटेड नेशंस का मेन काम यही है कि वो पीस बिल्ड करे पूरे कंट्रीज़ के बीच में, एक वर्ल्ड पीस लेके आए। कोई भी कंट्री कोई दूसरे कंट्री के साथ झगड़े ना, अगर कोई इशू है तो वो प्यार से, नेगोशिएशन से बातों को सुलझाए। अब देखो ये लेबनान क्राइसिस क्या है। स्क्रीन बड़ी करूंगी पहले, आई होप इट्स विजिबल। ये रहा आपका सीरिया, सीरिया के पास ये रहा आपका लेबनान। देखो इस पर मैंने हाईलाइट ज़्यादा किया, वो लेबनान है। क्लीन कर देती हूँ, ये देखो ये है लेबनान। अब हुआ क्या था, इज़राइल ने लेबनान के ऊपर अटैक किया। क्यों अटैक किया? इज़राइल ने लेबनान के ऊपर अटैक इसलिए किया क्योंकि इज़राइल को लगा लेबनान के अंदर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम हिज़बुल्लाह है। ये देखो हिज़बुल्लाह। और उसने बोला कि अगर वो लेबनान की धरती पे अटैक ना करता,
अगर इज़राइल लेबनान की धरती पे अटैक ना करता तो हिज़बुल्लाह इज़राइल को पूरा तबाह कर देता। इज़राइल के इस एक्शन की वजह से बहुत सारे मासूम लोग जो लेबनान में बैठे हुए थे उनकी डेथ हो गई, ठीक है, उनको मारा गया, दे वर किल्ड। और बहुत सारे पब्लिक बिल्डिंग्स जो थी, पब्लिक प्रॉपर्टीज जो थी लेबनान की, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब यूनाइटेड नेशंस की तो ड्यूटी बनती थी यहाँ पे कि वो आए और लेबनान और इज़राइल दोनों को समझाए, ठीक है, हिज़बुल्लाह को समझाए कि तुम इज़राइल की धरती पे अटैक मत करो और इज़राइल तुम भी लेबनान के ऊपर अटैक मत करो, क्योंकि इस तरह कॉमन जनता जो है वो मारी जाएगी, उनका नुकसान हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस को आना चाहिए था और उन दोनों को समझाना चाहिए था, पर यूनाइटेड नेशंस कब आई? यूनाइटेड नेशंस आई तो सही, पर तब जब ये दोनों के बीच में झगड़ा हो गया, जब इज़राइल ने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया, तब यूनाइटेड नेशंस आ रही है और समझा रही है किसको? इन दोनों को, कि तुमने जो भी किया गलत किया। अब क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो चिड़िया ने खेत को खराब कर दिया, अब क्या फ़ायदा? यहाँ पे मतलब इस एग्जाम्पल से क्या शो हो रहा है? इस एग्जाम्पल से ये शो हो रहा है कि many a times United Nations as an organization had failed to as an organization has failed to maintain the peace in the among the countries, कि बहुत बारी यूनाइटेड नेशंस फेल हो गई है अपनी ड्यूटी को पूरा करने के लिए। क्या ड्यूटी है उसकी? कि पीस मेंटेन करना है, ठीक है। तब भी अगर वो फेल हो गई है, तब भी वो आज भी वैलिड है, आज भी यूएन है, ठीक है। अगर 2006 में जब ये इवेंट हुआ था, ठीक है, तब भी वो फेल हो गई थी अपना ये ड्यूटी परफॉर्म करने में, आज भी तब भी इनकी इतनी महानता है यूनाइटेड नेशंस की। लोग, कंट्रीज अभी भी यूएन को मानते हैं, ट्रस्ट अभी भी करते हैं। होता है ना, एक एग्जाम्पल से, जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा कितनी गलतियां करता है, ठीक है, मम्मा पापा फिर भी माफ़ कर देते हैं, इसी उम्मीद के साथ, इसी उम्मीद, वर्ड को कैच करो मेरे, उम्मीद के साथ, आई होप मैं स्पेलिंग सही दिख रही हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि क्या उम्मीद होती है कि आने वाले टाइम में ये बच्चा सुधर जाएगा, ठीक है, बच्चा सुधर जाएगा। सिमिलरली कि कंट्रीज अभी भी यकीन करती है यूनाइटेड नेशंस के अंदर कि आने वाले टाइम में यूएन अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी तो संभाल लेगा, कोई बात नहीं, एक बारी हुआ है, उनसे हो गया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंसान ही हैं, भगवान तो है नहीं जो इस ऑर्गेनाइजेशन को संभाल रहे हैं। लोगों को, कंट्रीज को यकीन है कि कोई बात नहीं, आने वाले टाइम में ये अपनी फंक्शनिंग को, यूएन अपनी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर देगा। समझ गए? एम आई मेकिंग यू क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, थोड़ा सा अपने आपको छोटा कर दिया। सो नाउ वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस? अब क्यों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए आपको, ये देखेंगे, ठीक है। उम्मीद इधर भी दिखी आगे। हमको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की क्यों ज़रूरत है? अकेला यूएन ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके अलावा और भी है, एशियान है, ठीक है, या आपका सार्क है, या ईयू है, या ब्रिक्स है, बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पीस मेंटेन करती है या जो अलग अलग मोटिव से बनी हुई है, पर सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी है? यूनाइटेड नेशंस। अब आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत क्या है? पहला, ये पीस और यूनिटी मेंटेन करती है। यूनाइटेड नेशंस क्या काम करती है? कंट्रीज ना लड़े, यही इंश्योर करती है, ठीक है। फिर सेकंड, दे ऑल्सो हेल्प द कंट्रीज टू कोऑपरेट सो दैट द लिविंग कंडीशंस कुड बी मेंटेन फॉर ऑल। पहली बात, पीस एंड यूनिटी। दूसरी बात,
कि कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, एक दूसरे को समझे, ताकि जो वर्ल्ड जो है ना, ये जो वर्ल्ड है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये एक रहने लायक जगह बन जाए। ठीक है, ये ना हो कि हर टाइम मारताड़ हो रहा है कि यहाँ पे रहना भी सज़ा बन गए हैं, भगवान से हम मौत मांग रहे हैं कि ये भगवान उठा ले तो हमको, यहाँ पे तो हम मारताड़ देख रहे हैं। ठीक है, कि ये कंट्रीज़ अपने ये यही इंश्योर करेगा कि कंट्रीज़ अपने आप अच्छे से कोऑपरेट करें। क्यों कोऑपरेट करें? ताकि ये जो वर्ल्ड है ये एक रहने लायक जगह बन जाए। ये इश्यूज़ को सॉल्व करता है पीसफुली। ये इंश्योर करता है अगर दो कंट्रीज़ के बीच में झगड़ा हो गया है तो वो पीसफुली सॉल्व हो जाए, न्यूक्लियर आर्म्स वगैरह ना यूज़ हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होते हैं। ठीक है, जो कैसे सॉल्व होंगे? जब सभी कंट्रीज़ मिलकर आ जाएंगी और कोऑपरेट करेंगी। इसकी एग्जांपल आप सबको पता है, क्या हो सकती है? कोविड-19। अब कोविड-19 एक कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज पूरे वर्ल्ड में फैल गया था। अब कोविड-19 ये जो कोरोना वायरस है ये कम कैसे हुआ? जब सभी कंट्रीज़ ने कोऑपरेट किया एक दूसरे के साथ, जब सभी कंट्रीज़ ने एक दूसरे को वैक्सीन प्रोवाइड की। इंडिया ने अपनी कोविशील्ड बाहरी कंट्रीज़ को भेजी और बाहर की वैक्सीन, रशिया की वैक्सीन इंडिया के अंदर आई, यूएस की वैक्सीन इंडिया के अंदर आई। मतलब कि जब इन सब ने मिलके कोऑपरेट किया तभी ऐसा चैलेंजिंग इशू, कोविड-19 जैसा चैलेंजिंग इशू आज वर्ल्ड में कम हो गया है। ठीक है, बहुत कम हो गया है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ है कि नेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज़ को समझो। Nations are aware about the true fact that they need to cooperate, but in reality, they do not know how to cooperate with each other. So, United Nations help the nation in cooperating with each other by laying down various rules like how the benefits of the cooperation are to be equally divided. बेटा कह ये रहे हैं, अब सभी कंट्रीज़ को पता है, सभी कंट्रीज़ को पता है कि उनको कोऑपरेट करना है, कि कोविड-19 जैसा इशू जो है वो कोऑपरेशन के साथ ही ख़त्म होगा। अगर वो कंट्रीज़ मिलके कोऑपरेट करेंगी तभी वो ख़त्म होगा। कंट्रीज़ को पता है, मुझे पता है कि मुझे पढ़ना है, पर कैसे पढ़ना है ये नहीं पता। ठीक है, सिमिलरली सी बात है, कंट्रीज़ को पता है कि उनको कोऑपरेट करना है, पर कैसे कोऑपरेट करना है उनको ये नहीं पता। तो यूनाइटेड नेशंस उनको बताती है कि तुम ऐसे 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 करके एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करो। ठीक है, वो कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आती है जिसके वजह से दो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन आसान हो जाए। ठीक है, वो ऐसा बताएगी कि जो भी जब तुम कोऑपरेट करोगे तो जो भी इसका क्या कहते हैं बेनिफिट आएगा, ये बेनिफिट को आप इक्वली डिवाइड कर देना। आधा आप ले लेना कंट्री ए और आधा कंट्री बी आप बेनिफिट ले लेना। समझ गए मैं क्या कहना चाह रही हूँ? ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ को देखो, नेक्स्ट स्लाइड को। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कोटेशंस हैं, ठीक है, जो ये दर्शाती हैं कि यूनाइटेड नेशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है? अब वो चीज़ को देखो। पहली कोटेशन यही आती है कि द यूनाइटेड नेशंस वाज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम हेल। उन्होंने बोला, यहाँ पे टू कर दो प्लीज। उन्होंने ये बोला, ये किसने दिखी थी? ये दिखी थी डाफ हैमर्सजोल्ड ने दिखी थी। इन्होंने बोला था कि यूनाइटेड नेशंस इसीलिए नहीं बनाया ताकि वो ह्यूमैनिटी को हेवन में लेके चले जाए, एक ह्यूमैनिटी को स्वर्ग में लेके आ जाए, बल्कि इसीलिए बनाया था ताकि ये वर्ल्ड को हेल में कन्वर्ट होने से रोक सके। ठीक है, स्वर्ग इस देश को स्वर्ग बनाने के लिए नहीं बनाया गया, वर्ल्ड को स्वर्ग बनाने के लिए यूएन नहीं बनाया गया, बल्कि इसीलिए बनाया गया ताकि ये वर्ल्ड हेल ना बन जाए। ठीक है,
समझ रहे हो मेरी बात? इससे ये प्रूव होता है यूएन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ जाएगा, आपको ये कोटेशन डाल देंगे पेपर में एमसीक्यू में कि ये कोटेशन किसने लिखी थी। डैफ हैमर्सजोल्ड ने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, कि शशि थरूर ने लिखी थी। तो आपको क्या करना है, आपको करेक्ट ऑप्शन में टिक करना है। क्या है? डैफ हैमर्सजोल्ड। समझ गए मेरी बात को? अब नेक्स्ट देखो, isn't it better to have one place where all the countries in the world can get together, bore each other, sometimes with their words, rather than bear holes into each other on their battlefields? ये किसने लिखी है? शशि थरूर ने। ठीक है, इससे ये पता लगता है यूएन इम्पॉर्टेंट है। ये इससे क्या पता लग रहा है, क्या नहीं पता लग रहा, अलग बात है, बट आपको क्वेश्चंस क्या आएगा कि ये कोटेशंस, ये लाइंस किसने लिखी है। अब आपको पता है इस लाइन का क्या मतलब है, कि ये बोल रहे हैं कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे सभी की सभी कंट्रीज इकट्ठी आ जाए। ठीक है, चाहे वो कंट्रीज एक दूसरे को अपनी कॉन्वर्जेशन के साथ बोल भी कर दें। ठीक है, ये बेटर है, ये चीज़ बेटर है जहाँ पे कंट्रीज इकट्ठी आ रही हैं, अपनी कॉन्वर्जेशन से लोगों को बोल भी कर रही हैं। किस चीज़ से बेटर है? लड़ाई और झगड़े से बेटर है ये चीज़। क्या चीज़? एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना, ठीक है, और अपनी बातों से बोल करना। दिस इज ऑफकोर्स वेरी बेटर एज कम्पेयर टू वॉर। ये किसने बोला है? शशि थरूर ने बोला है। गॉट माई पॉइंट? ये कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस थी जो पूछा जाएगा किसने लिखी। नेक्स्ट स्लाइड। अब फंक्शंस क्या है यूनाइटेड नेशंस के? दो ही फंक्शंस है यूनाइटेड नेशंस के। क्या क्या? पहला ब्रॉड में देखते हैं, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टू फैसिलिटेट द कॉपरेशन अमंग स्टेट्स। स्टेट्स राजस्थान, पंजाब, बिहार स्टेट्स नहीं कहते। स्टेट्स मतलब कंट्रीज। जब आप आगे पढ़ोगे ना अपने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस अगर आप ऑप्ट करते हो तो आपको वहाँ पे समझाया जाएगा कि स्टेट्स को कंट्रीज भी बोलते हैं इंटरनेशनल लेवल में। जहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात चलेगी, जब वहाँ पे स्टेट बोला गया मतलब कि उसका मतलब राजस्थान बिहार नहीं है, उसका मतलब है इंडिया। ठीक है, अगर बोला अमेरिका एज एन स्टेट तो मीन्स अमेरिका एज अ कंट्री। अगर बोला इंडिया एज अ स्टेट इट मीन्स इंडिया एज अ कंट्री। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है कि वो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स 2 या 3 या 4 या पूरे वर्ल्ड के बीच में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो रोके। 2, 3, 4 कंट्रीज़ या पूरी कंट्रीज़ जो मिल के लड़ाइयाँ करती है, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 जैसी सिचुएशंस ना क्रिएट हो, ये वही कोशिश करता है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, और दूसरा कि कॉपरेशन रहे कंट्रीज़ के बीच में। यूएस और रशिया आराम से रहें, कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान कॉपरेट करे, इंडिया चाइना कॉपरेट करे, ये इंश्योर करेगा। सेकेंड चीज़, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है? सेकेंड ऑब्जेक्टिव है UN intended to bring the countries together for social and economic development all over the world। अब ये बोल रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस यही चाहेगा कि वो सभी कंट्रीज़ को, ठीक है, इकट्ठे लेके आ जाए ताकि वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में मिलकर काम करें, कि सोसाइटी में कोई इवल्स नहीं होने चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसा या जेंडर इनइक्वालिटी जैसा इश्यूज ख़त्म हो जाए। ये सभी कंट्रीज़ मिलकर एफर्ट करें और मिलकर अच्छे से ख़त्म करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेके आए। ठीक है, ये कैसे करें? मिलकर करें। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, बेलारूस, यूक्रेन, अमेरिका, रशिया, ये सभी सारी कंट्रीज़ जितनी भी वर्ल्ड के अंदर कंट्रीज़ हैं, ये मिलकर इकट्ठे होकर फ्रेंड्स बनकर, ठीक है, डेवलपमेंट करे। किस चीज़ की? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करे पूरे वर्ल्ड की। समझ गए? मतलब कि पूरा संसार सुखी रहे। ये दो फंक्शंस थे यूएन के। अगला, अब ये यूनाइटेड नेशंस आया तो आया कैसे?
बहुत ध्यान से सुनना बच्चा पार्टी, बहुत ध्यान से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स शुरू हो गए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। मैं स्टार मार्क कर देती हूँ। आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये डाल देंगे एक ऑप्शन, एक डाल देंगे क्या कहते हैं, एक डाल देंगे टू इंश्योर दैट द कंट्री शुड फाइट, ठीक है। कुछ भी ऑप्शंस डाल देंगे, बट आपको इस वाले को टिक करना है, या अगर ऑप्शन में ये दिया होगा इसको टिक करना है। समझ गए? मोटे माटे फंक्शंस यही है यूएन के। नेक्स्ट, एवोल्यूशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस आया तो आया कैसे? देखो, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जब पहली वर्ल्ड वॉर हुई, ठीक है, कब हुई थी? 1914 से 1918। लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमको एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है जो वॉर लाइक सिचुएशंस को प्रिवेंट करे, जो वॉर लाइक सिचुएशंस को रोके। हमको ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की नीड है। इसके वजह से, इसके रिजल्ट के वजह से लीग ऑफ नेशंस बना। कब बना? वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 12 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस बन गया। किसने बनाया? वुड्रो विल्सन ने बनाया, ठीक है। बट दिस लीग ऑफ नेशंस जो था ना, वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि वो वॉर लाइक सिचुएशंस को प्रिवेंट नहीं कर पाया। क्यों? देखो, ये बना था 1920 को, बट 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई। इसको बनाने के बावजूद भी फिर से वर्ल्ड वॉर हो गई। वो अपने ऑब्जेक्टिव को, लीग ऑफ नेशंस अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा नहीं कर पाया। इसके वजह से लीग ऑफ नेशंस को हमने डस्टबिन में फेंक दिया, ठीक है, और हमने एक नई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई इसी सोच के साथ कि वो आगे वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशंस को क्रिएट नहीं होने देगी। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी यूनाइटेड नेशंस, यूएन। कब पावर में आई वो? 1945 में बनाई गई, इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तभी ही ये बन गई। अब बच्चे, ये जो बनी यूएन, ये एकदम से थोड़ा ना बन गई है, ठीक है। ये जो आज आपका पेन है, ठीक है, ये एकदम से थोड़ी ना बन गया है। एवोल्यूशन हुआ होगा ना, धीरे 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 धीरे। कलम होता था पहले, कलम कहते थे ना, इंक और शाई के साथ हम ऐसे डिप करते थे, फिर हम लिखते थे, ठीक है। अब ऐसा वाला पेन आने लग गए। धीरे धीरे हुआ ना एवोल्यूशन। यही जो आइडिया जो था ना आपका यूनाइटेड नेशंस का, ये एकदम से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नहीं आया। इस चीज़ का आइडिया कि भाई यूनाइटेड नेशन जैसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि लीग ऑफ नेशंस की जगह ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ये जो आइडिया था ना, ये उनको 1940s के अराउंड आने लग गया था। क्योंकि उनको जब रियलाइज़ होने लग गया कि लीग ऑफ नेशंस जैसा जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, लीग ऑफ नेशन, ये तो वॉर एंड पीस मेंटेन कर ही नहीं पा रही, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, उसी के दौरान ही लोगों को रियलाइज़ होने लग गया, कंट्रीज़ को रियलाइज़ होने लग गया कि लीग ऑफ नेशंस हैड फेल्ड टू फुलफिल इट्स ड्यूटी। तो कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म कर सके, जो बहुत पावरफुल हो। आइडिया तब आने लग गया था, पर धीरे धीरे कॉपी पे, ठीक है, या लीगल तरीके से ये 1945 में बना जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। समझ रहे हो मेरी बातों को फ्रेंड्स? नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो इसकी हिस्ट्री क्या है, हम वो पढ़ेंगे, कैसे यूएन बना। ध्यान से सुनना। एक अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था यूएस प्रेसिडेंट के बीच में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ठीक है, और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ये सॉरी गलत लिखा हुआ है, विंड सॉन्ग चर्चिल लिख दिया, इट्स विंस्टन चर्चिल।
ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर दो प्लीज, विंस्टन चर्चिल। अब इस मेन मोटिव क्या था किसका, अटलांटिक चार्टर का, वॉज हाउ टू रिवाइव द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। मेन मोटिव क्या था, देखो 1941 अगस्त के महीने में एक अटलांटिक चार्टर साइन हुआ, किसके बीच में, यूएस प्रेसिडेंट के बीच में और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के बीच में। इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था अटलांटिक चार्टर का कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सभी कंट्रीज़ की, ठीक है, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम की धज्जियाँ उड़ गई हैं, उसको हमने कैसे ठीक करना है, कैसे रिवाइव करना है। अभी देखो वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म होने के 4 साल पड़े थे, क्योंकि 1941 में तो ऐसा चार्टर साइन हुआ था ना, अटलांटिक चार्टर। अभी तो 4 साल पड़े थे वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म होने में, तो तैयारी अभी से ही शुरू हो गई थी कि जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होगा, ठीक है, कैसे हम अपने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम को रिवाइव करेंगे, कैसे हम फिर से खड़ा करेंगे, समझ गए। नेक्स्ट देखो, तो आपको इस पे क्वेश्चन ये पूछेंगे कि व्हेन वाज द अटलांटिक चार्टर साइन, या अटलांटिक चार्टर वाज साइंड बिटवीन whom, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एंड ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन डी चर्चिल। या क्वेश्चन ये पूछेंगे व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अटलांटिक चार्टर। तो आप गज के आंसर देखना कि टू रिवाइव द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्रीज आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, समझ गए। अब 1942 जनवरी में क्या हुआ कि 26 अलाइड नेशंस जो थे ना, 26 अलाइड नेशंस, उन्होंने फाइट किया था, ठीक है, फाउट अगेंस्ट द एक्सेस पावर इन, एक मिनट, 26 allied nations fought against Axis power in Washington DC, support the Atlantic Charter and sign the Declaration of UN। अब देखो, जो 26 अलाइड नेशंस थे जिन्होंने एक्सिस पावर के अगेंस्ट लड़ाई की थी वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर, या कर रहे थे उस टाइमलाइन को पकड़ो, 1942 जनवरी की बात है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सपोर्ट किया, किसको सपोर्ट किया, अटलांटिक चार्टर को। उन्होंने बोला ठीक है यूएसए, ठीक है ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो तुमने ये अटलांटिक चार्टर बनाया है ना, हम सभी 26 की 26 कंट्रीज, ठीक है, इसको सपोर्ट करती है। ये 26 कंट्रीज कौन सी थी, ये सभी अलाइड पावर्स थी, ठीक है, ये आपको हम सपोर्ट करते हैं अटलांटिक चार्टर में। और उन्होंने साइन किया द डेक्लेरेशन ऑफ यूएन। क्या साइन किया कि ठीक है यूनाइटेड नेशंस जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ऐसे डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन कर दिया, ठीक है। यहाँ से समझ आ गई आपको बातें, आई होप आई एम मेकिंग यू क्लियर। कि आपको क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि 1942 जनवरी के अंदर, ठीक है, हु फॉट, किसने, ठीक है, किसने आपका अटलांटिक चार्टर साइन किया था, किसने साइन किया था, अलाइड नेशंस ने। हाउ मेनी अलाइड नेशंस, 26 अलाइड नेशंस। कहाँ पे किया था, वॉशिंगटन डीसी में। क्या क्या साइन किया था, एक अटलांटिक चार्टर और दूसरा डेक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये पॉइंट्स को अच्छे से पानी में मिक्स करके पी जाओ, याद कर दो अच्छे से, दीवार पे लिख लो, छाप लो, इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेंगे, आई एम टेलिंग यू, पूछ लेंगे। अब थर्ड देखो, थर्ड था 1943 दिसंबर के अंदर तेराहिन कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, तेराहिन कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। इस कॉन्फ्रेंस पे क्या था, इस कॉन्फ्रेंस में 3 पहले नई पावर्स इमर्ज होगी, 3 बिग पावर्स वर इमर्ज। कौन कौन सी थी, सबको पता है, यूएस था, ब्रिटेन था और यूएसएसआर था, समझ गए।
टेरहाइन कॉन्फ्रेंस के अंदर पहले क्या हुआ, पहले 3 बिग पावर्स वर इमर्ज्ड, कौन सी, यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर। दूसरी क्या था, दूसरा काम क्या किया इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, अंडर दिस कॉन्फ्रेंस इट वाज डिसाइडेड टू लिबरेट द ईरान फ्रॉम ब्रिटिश फोर्सेस। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी डिसाइड किया गया कि जो ब्रिटिश है ना वो ईरान को फ्री कर देगा, जैसे वो इंडिया को फ्री करने वाला था 1947 में, ठीक है, ईरान को आज़ादी दे देगा। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये बोला गया, तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर। एंड the decision of Germany was to be taken, ठीक है, और उन्होंने क्या करना था, और उन्होंने जर्मनी का भी डिसीजन लेना था। क्या डिसीजन लेना था कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी का करना तो करना क्या है। 1943 दिसंबर के अंदर ही, वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 2 साल पहले ही हमको सबको दिख रहा था कि जर्मनी वीक हो रहा है, जर्मनी हार जाएगा वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। तो तेहरान कॉन्फ्रेंस में यही बोला गया कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जर्मनी जब हार जाएगा उसका करना तो करना क्या है। क्या जर्मनी सारा यूएसए अपने पास रख लेगा, क्या फ्रांस अपने पास रख लेगा, क्या ब्रिटेन अपने पास रख लेगा, या क्या यूएसएसआर अपने पास रख लेगा। तो इस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया। अब बच्चा पार्टी तेहरान कॉन्फ्रेंस में 3 चीज़ें हुई। पहला कि 3 बड़ी पावर्स हमारे सामने आई, यूएस, यूएसएसआर और ब्रिटेन। इस कॉन्फ्रेंस में ये बोला गया कि ब्रिटिश जो है वो ईरान को आज़ाद कर देगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बेटा कि जर्मनी का क्या करना है जब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो जाएगा। समझ गए? देख लो आपके सामने ही है। नेक्स्ट स्लाइड। थोड़ा सा स्लाइड को बड़ा कर दिया ताकि थिंग्स कैन बिकम ईजी टू यू। स्लाइड्स में ना बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी फॉर दैट। आई एश्योर यू कि मैं ये सभी की सभी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं इसको करेक्ट करके ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी, ठीक है, गंदे स्पेलिंग्स के साथ नहीं करूँगी। अभी के लिए प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कर लो। 1945 फरवरी के अंदर याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई। क्या हुई? याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ द बिग पावर्स। याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई बहुत बड़ी पावर्स के बीच में। कौन थी वो बड़ी पावर्स? अभी बताया था तेहरान कॉन्फ्रेंस के अंदर यूएस, ब्रिटेन और यूएसएसआर। उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस को ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो यूएन को ना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस को प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करेंगे? एज अ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। टाइम आ गया है, फेब 1945 पे हम पहुंच गए हैं, ठीक है। याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई 3 बिग पावर्स के बीच में, यूएस, यूएसएसआर और ब्रिटेन के बीच में। उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि यूएन एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लीग ऑफ नेशंस को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब ये पीस बिल्डिंग का काम करेगा। अभी सेम 1945 के ईयर में अप्रैल और मई के अंदर देखो, ये 2 महीने की लंबी कॉन्फ्रेंस हुई थी। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। अब पूछेंगे ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये 2 महीने लंबी कॉन्फ्रेंस या यूनाइटेड नेशंस की बनने वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, ये कहाँ हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। पहले याल्टा कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में। ऑब्जेक्टिव वाज टू ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द प्रपोज्ड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन। अप्रैल और
अप्रैल मई में क्या था, ये 2 महीने की लंबी कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को में। अब देखो अब 26 जून 1945 में, अब ये डेट आई 26 जून 1945 में, इम्पॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से यही पूछेंगे सिर्फ, एक मिनट। 26 जून 1945 में यूएन चार्टर साइन हुआ था, ठीक है। फाइनली अब एक चार्टर साइन हुआ, इस चार्टर के अंदर लिखा हुआ था कि यूनाइटेड नेशंस एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड। वो चार्टर किसने साइन किया, 50 नेशंस में, मतलब कि बिगिनिंग में 50 नेशंस जो थी वो मेंबर थी यूनाइटेड नेशंस की। पोलैंड ने साइन कब किया था, पोलैंड ने अक्टूबर 15 को साइन किया था, ठीक है, अक्टूबर 15 को। बाकी कंट्रीज ने 26 जून 1945 को साइन कर दिया था, और जो पोलैंड अकेला कंट्री रह गया था उसने कब साइन किया था, उसने साइन किया था 15 अक्टूबर को। इसका उसने लेट इसलिए साइन किया था क्योंकि उसका कुछ आज़ादी का चक्कर था, उसको कब आज़ादी मिलेगी ये चक्कर था कुछ, ठीक है। जब वो आज़ाद हो जाता उसके बाद ही वो साइन कर पाता था। किसको साइन करना था उसने, यूनाइटेड नेशंस को। तो बिगिनिंग में कितने मेंबर्स हो गए, ऑरिजिनेटिंग मेंबर्स 51 मेंबर्स। पहले 50 मेंबर्स जिन्होंने 26 जून 1945 को किया था, प्लस 1 मेंबर, उन्होंने कब किया, उन्होंने किया था 15 अक्टूबर 1945 में। अब क्वेश्चन पूछेंगे, आउट ऑफ द 51 मेंबर्स विच कंट्री वॉज द लास्ट मेंबर who had signed this United Nations Charter। तो तुम ढोल नगाड़े मार कर किस ऑप्शन को टिक करोगे, वही ऑप्शन को टिक करोगे जहां पर पोलैंड लिखा होगा। कब साइन किया था पोलैंड ने, 15 अक्टूबर 1945 में। बाकी कंट्रीज ने कब किया था, 26 जून 1945 को, ठीक है। फिर 24 अक्टूबर 1945 को ना, 24 अक्टूबर 1945 को हम यूनाइटेड नेशंस डे को सेलिब्रेट करते हैं। यूएन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24 अक्टूबर 1945 अक्रॉस द वर्ल्ड, ठीक है। ये तो थे आप सभी के कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा एक चीज़ बताओ, इंडिया कब यूएन का मेंबर बना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मुझे। ये जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं ये क्वेश्चन तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। When did India became the member of United Nations as an international organization? समझ गए बच्चा पार्टी। अब नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा कोई डाउट तो नहीं है इसके बीच पे, बिकॉज ना ये इम्पॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस फ्रेम किए जाएंगे इसके अंदर में कि जो अटलांटिक चार्टर था उसका मेन, देखो कुछ ना समझ आया हो तो इतना ज़रूर समझ लो कि 26 जून 1945 को क्या हुआ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछेंगे, व्हाट इज़ द फाउंडिंग डे ऑफ दी क्या यूनाइटेड नेशंस, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे सेलिब्रेटेड। या दूसरा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ये पूछेंगे जो आपने मुझे आंसर करना है क्या, कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया कब पार्ट बना, इंडिया कब मेंबर बना यूएन का, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे कि जो अपना कि यूनाइटेड नेशन चार्टर था उसके अंदर ओरिजिनल मेंबर्स कितने थे, शुरुआती मेंबर्स कितने थे, 51 मेंबर्स थे, ठीक है। कौन सा लेट मेंबर चुना, लेट वाला मेंबर कौन सा था, पोलैंड था, ठीक है। ऐसा ये 2-3 क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट है जो इन फ्लो चार्ट्स पे तो आएंगे ही आएंगे। अदरवाइज आपको ये पूछ लिया जाएगा कि ये आपका अटलांटिक चार्टर था, ये साइन कब हुआ, मोटिव क्या था, याल्टा कॉन्फ्रेंस का क्या मोटिव था, तेराहिन कॉन्फ्रेंस का क्या मोटिव था, कब साइन हुआ। इम्पॉर्टेंट है बच्चा। तो मैंने ये ना आपका कॉलम था सीबीएसई का, एनसीईआरटी की बुक में कॉलम दिया हुआ था, मैंने वहीं से ही इसको उठाया है। चीज़ें इम्पॉर्टेंट है तभी मैंने आपको बताई हैं। नेक्स्ट देखो, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट यूनाइटेड नेशंस।
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यूएन के बारे में, हम अब उसको भी जानेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑफ 1945, यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंड बाय साइनिंग द चार्टर बाय 51 स्टेट्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 के अंदर, ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई 1945 के अंदर, तो यूनाइटेड नेशंस आया था, जिसके अंदर शुरुआती कितने मेंबर्स थे बताया था, 51 नेशंस थे, ठीक है। बाय 2006 यूनाइटेड नेशंस के अंदर कितने मेंबर्स हो गए, 193 मेंबर स्टेट्स हो गए। जिन सभी 193 मेंबर्स का क्या ऑब्जेक्टिव था, टू प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटेट द कोऑपरेशन। अब देखो यूनाइटेड नेशंस के ना 6 इम्पॉर्टेंट अंग है, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स हैं। अगर वो 6 ऑर्गन्स ना होना तो यूएन पैरालाइज्ड हो जाएगी। तो यूनाइटेड नेशन जैसी ऑर्गेनाइजेशन का होने का कोई भी मतलब या भाव नहीं है। क्या है वो 6 इम्पॉर्टेंट अंग ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस? पहला यूएन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, चौथा इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है, पांचवा सेक्रेटेरिएट और 6 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कौन कौन से थे, रिपीट करो मेरे साथ। यूएन जनरल असेंबली, लिख लो इसको, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लिख लो प्लीज इस चीज़ को, दीवार पे लिख लो। ये 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, इसके बिना यूएन इज इनकम्प्लीट। समझ गए? आपको पूछ लेंगे व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ यूएन, कुछ ऐसा करके पूछ सकते हैं। अब देखो यूएन जनरल असेंबली में, अब ये जो जनरल असेंबली में, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, यूएन जनरल असेंबली के बारे में। द यूएन जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 193 मेंबर स्टेट। हर एक मेंबर के पास अपना एक वोट है, ईच मेंबर हैज़ 1 वोट। अब यूएन जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स हैं, ठीक है, और हर एक मेंबर के पास अपना एक वोट है। अब सेकेंड ऑर्गन देखो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, हमेशा वही 5 मेंबर्स रहेंगे, 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ना, ये हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। अब 5 कौन से परमानेंट मेंबर्स हैं कि वो कभी नहीं चेंज हुए, 1945 से लेके अब तक नहीं चेंज हुए। कौन कौन से हैं? रशिया, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना, ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। और सेक्रेटरी जनरल जो होता है ना, वो कौन है? वो हेड है यूएन जनरल असेंबली का। इसका बच्चे याद रखना, सेक्रेटरी जनरल इज द हेड ऑफ यूएन जनरल असेंबली, नॉट द सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का हेड नहीं है, ठीक है, किसका हेड है? यूएन जनरल असेंबली का। अब जो प्रेजेंट जनरल सेक्रेटरी कौन है यूएन के? वो है आपके एंटोनियो ग्यूटेरेस। एंटोनियो ग्यूटेरेस, ये देखो एंटोनियो ग्यूटेरेस। समझ गए? समझ पा रहे हो? अगर जिसको नहीं समझ आया वो बस अभी के लिए सिर्फ इतना समझ ले कि 6 इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। कौन कौन से हैं? यूएन जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस।